ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस पावरफुल सेशन में जिसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक है, लेकिन वो मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना आसान करके पढ़ाएंगे कि भूलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑल राइट, सो आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया, ऑन टाइम ज्वाइन किया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नोटबुक पेन लेकर प्रॉपरली अब बैठकर इस सेशन को सुने। अब वैसे मैं नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा, लेकिन आपकी भी थोड़ी बहुत नोट्स ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है और सेशन बहुत सारे नॉलेजेबल पॉइंट से भरा हुआ है। तो थोड़ा जो बोलने का स्पीड रहेगा ये तेज रहेगा, लेकिन मैं इसे कोशिश करूंगा कि बहुत क्लैरिटी से आपको समझाओ। ऑल राइट, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसा कि टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम, तो पहला पॉइंट है व्हाट इज मसल। क्या होता है जी मसल? मसल एक ऑर्गन है ना, एक अंग है शरीर का। ये फाइबर्स से बना होता है, रेशे, धागे, थ्रेड्स, फाइबर्स। इनका मीनिंग आप समझते हैं। अगर इन फाइबर्स का बंच कर दिया जाए तो एक मसल बनती है। सिंपल सी बात है। फाइबर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, व्हाइट फाइबर्स, रेड फाइबर्स, लेकिन एक मसल जो है एकदम साधारण भाषा में बोले तो एक शरीर का अंग है जो फाइबर्स, रेशे के तरह सेल से बना है। और मसल की जो सेल होती है इसे मसल फाइबर कहा जाता है। आपने कभी कभी सुना होगा मसल फाइबर। तो ये मसल फाइबर एग्जैक्टली क्या है? मसल की सेल है। पूरी बॉडी हमारी खरबों सेल से बनी है। हमारी स्किन या फिर जो भी बॉडी का ऑर्गन है वो सेल से बना है, तो उसमें सेल होती है। तो वैसे ही मसल की भी अपनी सेल होगी भैया। तो ऐसे छोटे छोटे सेल से एक टिश्यू बनता है जिससे एक ऑर्गन बनता है, वही हमारी मसल है। मसल भी फाइबर लाइक सेल से बनता है। तो ये है मसल हमारी। तो इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है मूवमेंट करवाना। मूवमेंट करवाना यानी किसी भी चीज को, एक शरीर को, चीज को यानी शरीर को, क्योंकि मसल तो शरीर में हमारी और हम ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट से इसे समझ रहे हैं। तो मसल का कार्य होता है बॉडी की मूवमेंट कराना। और ये तो बाहरी शब्द हुआ, बॉडी की मूवमेंट कराना, लेकिन शरीर के अंदर भी जो मूवमेंट होता है उसके लिए भी अंदर भी मसल्स होती है। उसको हम पढ़ेंगे आगे, काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे ब्लड की मूवमेंट होती है, खाने की मूवमेंट होती है। तो ये सारी जो मूवमेंट है ना, इसके लिए मेनली जो हेल्पफुल पार्ट होता है वो हमारा मसल्स है। तो यहां तक हमने क्या समझा? हमने दो बातें समझी। कौन सी दो बातें समझी हमने यहां तक? पहली बात, मसल जो है ये शरीर का अंग है, एक ऑर्गन है। काफी तरह की मसल्स हमारे बॉडी में होती है, काफी नंबर्स है मसल्स का, नियरली 600 मसल्स हमारे बॉडी में होती है। ये मसल फाइबर लाइक सेल से बनती है। ये फाइबर्स का एक तरह से सेट, बंच है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि मूवमेंट से रिलेटेड, हलचल, जो भी मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड मसल का फंक्शन होता है। कार्य किससे रिलेटेड होता है? मसल का मूवमेंट से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे बताइए, आप समझ रहे हैं ना? अगर आप समझ रहे हैं तो यस टाइप कीजिए, क्योंकि आपके टाइप करने से मुझे काफी उत्साह आता है और मोटिवेशन भी मिलता है जी। सो वंस अगेन बहुत खुश हूं मैं क्योंकि आपने ज्वाइन किया। हाउ डू मसल्स वर्क? मसल कार्य कैसे करती है? मसल्स कार्य करती है कॉन्ट्रैक्शन से। एक बार मेरे साथ कहिए। मैं ये कहने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार लोग भूल जाते हैं और वो भूलने की वजह से मसल को समझ नहीं पाते। क्या भूल जाते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन से काम करती है, मसल रिलैक्सेशन से काम नहीं करती। उदाहरण के साथ समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन में एक इमेज दिखाई दी है, उसमें बाइसेप मसल आप देख सकते हैं। बाइसेप मसल कौन सी होती है? हमारे हैंड्स की जो फ्रंट में होती है, एंटीरियर पार्ट में, वो बाइसेप मसल होती है। जो बॉडी बिल्डर्स है ना, बाइसेप दिखाते हैं। वही है जी बाइसेप मसल। तो उसका देखिए, जब यहाँ पर इमेज में जब डंबल पास में लिया जाता है, यानी
कोहनी यानी एल्बो जॉइंट को बेंड किया जाता है तो उस समय बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके कारण वो जो हमारा हैंड है एल्बो से बेंड होता है। तो यहां पर क्या दिखाया गया है पहली इमेज में कि आपका हैंड बेंड हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है बेंड? बाइसेप मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट यानी आकुंचन, कॉन्ट्रैक्ट यानी आकुंचन, संकुचन, आप समझ सकते हैं इजीली। ओके, तो अभी तक हमने दूसरे साइड पर क्या पढ़ा है? मसल कार्य करती है कॉन्ट्रैक्शन से, मसल कार्य करती है कॉन्ट्रैक्शन से। सर फिर अभी हमारे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि अभी अगर हमें हाथ सीधा करना है, इतनी देर तो डंबल हाथ में नहीं रख पाएंगे, अगर हमें हैंड को सीधा करना है तो उस समय तो बाइसेप मसल रिलैक्स होती होगी ना? यस, रिलैक्स तो होती है, पर वो रिलैक्स होने की वजह से हमारा हैंड सीधा नहीं होता है। बाइसेप मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हैंड बेंड हुआ है एल्बो से, अभी बाइसेप मसल रिलैक्स होने की वजह से हाथ सीधा नहीं होगा। तो फिर सर जी जैसा कंसेप्ट है वैसा ही उत्तर है, कोई अन्य मसल, कोई और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी जिसके कारण हमारा हैंड सीधा हो रहा है। तो अभी आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं जो हैंड सीधा करने की मोशन है, तो हाथ के नीचे के पार्ट में, हैंड के नीचे के पार्ट में ट्राइसेप मसल होती है। कौन सी मसल होती है? ट्राइसेप मसल। आप इमेज में देख सकते हैं ऊपर बाइसेप मसल है और नीचे जो रेड दिखाई दे रहा है वो ट्राइसेप मसल है। तो ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारा हैंड एल्बो से एक्सटेंड यानी सीधा होता है। एक्सटेंड यानी सीधा होना, फ्लेक्स यानी बेंड होना, एक्सटेंड यानी सीधा होना, फ्लेक्शन यानी बेंड होना। वेरी सिंपल, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या जाना हमने पहली स्लाइड पर यह जाना था कि मसल जो है ये फाइबर्स से बनती है और मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शरीर के बाहर, शरीर के अंदर। दूसरा हमने ये जाना कि मसल कार्य करती है कॉन्ट्रैक्शन से, आकुंचित होकर, इसका आकुंचन होता है, संकुचन होता है, उसके द्वारा ये कार्य करती है। यहां पर हमने उदाहरण जाना, एक एग्जाम्पल जाना है कि जब हम एल्बो से हैंड बेंड करते हैं तो ये किसके कारण होता है? बाइसेप मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण। और जब हैंड सीधा करते हैं तो वो कार्य होता है ट्राइसेप मसल जो कि हाथ के निचले भाग में होती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण हाथ हमारा सीधा होता है, एल्बो से एक्सटेंड होता है। तो जब हमारा हैंड एक्सटेंड होता है यानी सीधा होता है एल्बो से, उस समय बाइसेप मसल रिलैक्स रहती है। तो मसल कब काम करती है? जब कॉन्ट्रैक्ट होती है। मसल कब फोर्स लगाती है? जब कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या मसल फोर्स लगाती है जब वो रिलैक्स होती है? ना जी ना। तो वही बात मैं कह रहा था कि बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होने पर फोर्स लगाती है, रिलैक्स होने पर नहीं। दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी तब जाकर ये रिलैक्स होने लगती है। समझ में आया आपको? यस, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। हाउ डू मसल वर्क? बाय कॉन्ट्रैक्शन। एक शब्द में इसका जवाब है। मसल कैसे काम करती है? कॉन्ट्रैक्शन से काम करती है। ऑलराइट, किसके कहने पर कार्य करती है सर जी? ये भी तो बताइए, कौन कह रहा है इस मसल को? क्या इसकी भी एक बुद्धि है? क्या इसमें भी एक ब्रेन है? होता है, मसल मेमोरी भी होती है, लेकिन जो इसको मुख्य स्टिमुलस यानी संदेश मिलता है, ये स्टिमुलस मिलता है ब्रेन से। कोई भी मसल फाइबर से, मसल टिश्यू है, इसको स्टिमुलस किससे मिलता है? ब्रेन से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड होता है, उससे फिर ये न्यूरॉन्स में जाता है। पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है जिसे आप नर्व सेल कह सकते हैं। ये नर्व सेल का पूरे बॉडी में नेटवर्क है, इसका कार्य ही होता है नर्व सेल का स्टिमुलेशन, संदेश यहां से वहां ले जाना, बॉडी से ब्रेन तक, ब्रेन से बॉडी तक, है ना? तो वही न्यूरॉन्स ब्रेन का जो संदेश है वो मसल तक लाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हैंड की मूवमेंट यहां ऐसे करनी है तो सिंपल ब्रेन में सोचा और फिर ब्रेन क्या कहेगा? ब्रेन संदेश भेजेगा न्यूरॉन्स के द्वारा इस बाइसेप मसल तक, अरे ओ बाइसेप मसल, संदेशा आया है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो हैंड मेरा यहां पर ऐसा हो जाएगा। फिर मेरा मन कहेगा यार इतनी देर तक मैंने हाथ इतना ऐसा रखा है, अभी रिलैक्स करना है। तो फिर ब्रेन ने ये सोचा, तो ब्रेन संदेशा भेज देगा न्यूरॉन्स के द्वारा। आप इमेज में देख सकते हैं न्यूरॉन जो है मसल से कैसे अटैच्ड है ना, जो येलो येलो आप दिख रहे हैं।
सो ये न्यूरॉन्स जाएगी, ऑलरेडी जाती है, लेकिन संदेश उसके द्वारा जाता है, ये जाएगी ट्राइसेप मसल के पास, अभी वो बाइसेप के पास नहीं जाएगी, अभी वो ट्राइसेप के पास जाएगी और ट्राइसेप मसल को संदेशा भेजेगी, स्टिमुलेट करेगी कि भैया ट्राइसेप अभी तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मेरा हैंड फिर से सीधा हो जाएगा। आसान सी बात है। किसके कहने पर मसल्स कार्य करती है? ब्रेन के कहने पर मसल्स कार्य करती है। ये स्टिमुलेशन कौन देता है? ब्रेन देता है। स्टिमुलेशन कौन देता है? ब्रेन देता है। बॉस है जी वो सब कुछ करता है, वो पूरा बॉडी को आपके मस्त तरीके से हैंडल कर रहा है। ज्यादातर एक्टिविटीज की अनकॉन्शियस होती है, मतलब हमारे पता नहीं चलती, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कुछ एक्टिविटीज वॉलंटरी यानी हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे हैंड की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट। और राइट, तो ये था हमारा अगली स्लाइड। आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आप खुश हैं तो प्लीज टाइप कीजिए हैप्पी। आपके टाइप करने से मैं भी खुश हो जाता हूं। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। और हमने जो अभी हमारा 3 डेज का वेट लॉस कोर्स खत्म किया, उसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद प्रेगनेंसी सेशन हमने किया, उसमें भी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और इसमें भी आपका कमाल का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और राइट, तो आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। सो अभी आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये जाना कि मसल को स्टिमुलेट ब्रेन करता है। टाइप्स ऑफ मसल, कितने प्रकार की मसल होती है? 3 प्रकार की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल। कभी कभार 2 प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाता है, शरीर में कितनी मसल्स है, इसका जवाब अलग है। 600 के करीब मसल्स हमारे बॉडी में होती हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे बॉडी में कितने टाइप की, प्रकार की मसल है, तो इसका जवाब है 3 प्रकार की, 3 टाइप्स ऑफ मसल। पढ़ते हैं वन बाय वन। पहली मसल है हमारी कार्डियक मसल। आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, आपने वर्ड सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर को कहा जाता है। कौन से डॉक्टर को? हार्ट के, हृदय के, है ना। हार्ट स्पेशलिस्ट को कहा जाता है ना कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियक ये वर्ड है रिलेटेड टू हार्ट। तो कार्डियक मसल ये सिर्फ हार्ट में होती है। बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है कार्डियक मसल। पूरे बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है जी? कार्डियक मसल, हार्ट की मसल, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। अमेजिंग, क्योंकि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक काम इसका चलता रहता है। हाईली फटीग रेजिस्टेंस है, मतलब हाईली मतलब सबसे ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस है थकान से, इजीली थकान नहीं होती हार्ट मसल में। ऑलराइट, तो ये है कार्डियक मसल, हमारे हार्ट की मसल, ये भी मसल है। आप देखिए ना, हार्ट का कार्य कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इससे ही तो हार्ट पंप करता है ना ब्लड को और प्रेशर जनरेट करता है। तो ये कार्य किसका है? कार्डियक मसल का है। ये कार्य किसका है? कार्डियक मसल का है। कार्डियक मसल ही तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है ना। बॉडी का अन्य कोई ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके ऐसा मूवमेंट नहीं कराता, ये कराता है, मसल्स कराती है। दूसरा है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन फॉर्म करती है। बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो स्मूथ मसल से बनते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ये जो हमारा फूड पाइप है, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये किससे बने हैं? ये स्मूथ मसल से बने हैं। होती है ना जी, इसके अंदर भी फूड की मूवमेंट होती है ना, ये किसके कारण होती है? स्मूथ मसल्स के कारण। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ा कि मसल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है कार्डियक मसल, जो कि हार्ट में होती है। दूसरी है स्मूथ मसल, जो कि बॉडी के अदर इंटरनल ऑर्गन फॉर्म करती है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये सारी चीजें होती हैं। ऑलराइट, अभी जब आप खाना निगलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शीर्षासन में हैं, ये ट्राई मत कीजिएगा, जस्ट इमेजिन कीजिए, और शीर्षासन में अगर आप कोई खाना खाकर देखते हैं या फिर आप उल्टे लटके हैं, है ना, और आपने कुछ खाना निगलने की कोशिश की, तो क्या वो बाहर आएगा या अंदर जाएगा? करके मत देखिए, ऐसा करना अच्छा नहीं है, लेकिन आप टाइप कर सकते हैं जवाब, आउट और इन। अगर आपका जवाब है कि आप उल्टे लटके हैं और उस समय आप कुछ खाने की कोशिश करते हैं, तो वो बाहर यानी आउट होगा, तो आउट टाइप कीजिए। अगर आपका जवाब है कि वो अंदर जाएगा, तो इन टाइप कीजिए, IN।
ग्रेट 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 ग्रेट, अमेजिंग। तो इसका जवाब है वो अंदर ही जाता है, वो बाहर नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसकी एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड अंदर जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वही हमारे खाने को नीचे नहीं खींच रही, हमारी मस्कुलर मूवमेंट, ये जो फूड पाइप है इसकी मस्कुलर मूवमेंट की वजह से खाना अंदर जा रहा है। वैसे ही खाने को आगे आगे पुश किया जाता है डाइजेशन की अलग अलग स्टेजेस में। तो ये किसका कार्य है जी? स्मूथ मसल्स का कार्य है। ब्लड वेसल्स होती है ना, ये ब्लड वेसल्स भी स्मूथ मसल्स से बनी है। कई बार मन में प्रश्न आता है, भैया ये ब्लड वेसल्स, ये रक्त वाहिकाएं बनती किससे है? ये रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स बनती है स्मूथ मसल्स से। ऑलराइट, ब्लड वेसल्स में भी प्रेशर होता है, ब्लड वेसल्स भी हार्ट के प्रेशर को ये बेयर करती है, तो वो भी इस स्मूथ मसल का कार्य होता है। ऑलराइट, तीसरे टाइप की मसल जिसको हम सभी लोग समझते हैं, इजीली जानते हैं। इनफैक्ट जब भी मसल का नाम लिया जाए तो पहले यही मसल हमारे आंखों के सामने आती है, तो वो होती है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल यानी जो भी हमारे बॉडी को आच्छादित कर चुकी है, यानी बॉडी के ऊपर जिसने आवरण बना लिया है। अगर आप किसी मस्कुलर मैन को देखते हैं तो पहले जो दिखाई देता है ऑल दोज आर स्केलेटल मसल। स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन से जो अटैच्ड है उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। उसे क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल। समझ में आया? 3 टाइप की मसल्स। एक बार रिवाइज करते हैं, आपको मेरे साथ कहना है। नंबर 1 कार्डियक मसल। कार्डियक मसल किससे रिलेट, कहां पर होती है? हार्ट। दूसरी है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहां पर होती है? इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन हार्ट को छोड़कर। तो हार्ट में तो कार्डियक मसल है ना जी, तो जैसे ब्लड वेसल, स्टमक, ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। तीसरा है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स बॉडी के आउटसाइड होती है, आउटसाइड इन द सेंस स्किन के नीचे, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में नहीं होती, स्किन के नीचे, ये है स्केलेटल मसल। अभी आगे बढ़ते हैं, यहां पर और इन डेप्थ इसका एनालिसिस करते हैं, कौन किसका कार्य कैसा है। तो इससे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसे आप बोनस कंसेप्ट कह सकते हैं। वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी फंक्शन, ये है ना ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, जिसमें आप सोचने में खो गए तो बस दिन भर आप खो जाएंगे, इतना अमेजिंग कंसेप्ट है। वॉलेंटरी एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटी जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल से होती है, जैसे नहाना या फिर भागना, जागना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, जंपिंग करना, लाफिंग करना, क्राइंग, ये जो आपके नियंत्रण में है, हैंड्स की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, ये वॉलेंटरी एक्टिविटीज है। और वॉलेंटरी एक्टिविटीज कौन करता है? स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के कार्य वॉलेंटरीली होते हैं, मतलब आपको हैंड की मूवमेंट करनी है, कौन से मसल ने किया? स्केलेटल मसल ने किया, क्योंकि बाइसेप, ट्राइसेप और अन्य डेल्टॉइड वगैरह मसल जो है, ये सारी मसल स्केलेटल मसल्स होती है, और जिसके कारण आपके बॉडी की मूवमेंट होती है, जिसके कारण आपके बॉडी की मूवमेंट होती है, और ये हमारे नियंत्रण में होती है, ये हमारे नियंत्रण में होती है। तो जो भी मूवमेंट हमारे नियंत्रण में है, कॉन्शियस कंट्रोल इसे कहा जाता है, उसे हम वॉलेंटरी एक्टिविटीज कहते हैं। समझ में आ भी यहां पर कि स्केलेटल मसल्स का कार्य वॉलेंटरीली होता है, हमारी इच्छाओं से होता है। अगर हमने ना चाहा हैंड की मूवमेंट नहीं करनी है तो नहीं करनी है। दूसरा है इनवॉलेंटरी फंक्शन। इनवॉलेंटरी फंक्शन यानी जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक शुरू होती है, ऑटोमेटिक बंद होती है। जैसे हमारा डाइजेशन, जब खाना खा लेते हो तो उसके बाद कोई बॉडी में स्विच होता है क्या कि भैया खाना हो गया अभी डाइजेशन शुरू कर दो, या डाइजेशन हो गया अभी स्विच ऑफ कर देते? ऑटोमेटिक होता है, हमारे नियंत्रण में नहीं है वो। डाइजेशन, खाना खा लिया, डाइजेशन होता रहेगा, खत्म हो गया, फिर डेफिकेशन, वो सारी प्रोसेस लगी पड़ी है। तो ये कार्य इनवॉलेंटरी कहलाता है, मतलब जिस पर आपका कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है। तो जो स्मूथ मसल्स है ये अनकॉन्शियसली, हमारे अनकॉन्शियस मतलब पता होता ही नहीं हमें कि कब क्या मूवमेंट वो कर रही है, और हमारा इस पर नियंत्रण नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। क्या कहते हैं जी? इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। दूसरा है, एक और एग्जांपल है हार्ट बीट्स। हार्ट जो हृदय, हार्ट जो है इसकी जो धड़कने हैं, हार्ट की जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं है।
ये ऑटोमेटिक चलता रहता है ना। हमें कोई ध्यान देना होता है कि अरे भैया हृदय थोड़ा तेज धड़को, अरे भैया हार्ट थोड़ा स्लो हो जाओ, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं, हमारे इमोशन से ऊपर नीचे होती है बिट्स, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। आप उसको कहकर स्टॉप नहीं कर सकते। कह सकते हैं क्या कि है भैया हृदय अभी हार्ट तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, क्या पता कब से तुम धड़क रहे हो, नहीं कह सकते। तो जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है उसे हम इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज कहते हैं, और कार्डियक मसल और स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी कार्य करते हैं। कार्डियक मसल और स्मूथ मसल इनवॉलेंटरीली कार्य करते हैं, और स्केलेटल मसल वॉलेंटरीली हमारे नियंत्रण में है जी। कब हमें हैंड की मूवमेंट करनी है, लेग्स की मूवमेंट करनी है, किसी को चमाट मारना है, किसी से चमाट खाना है, किसी को कुछ बोलना है, किसी को स्माइल करना है, किसी को देखकर रोना है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो ये है वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। ये कंसेप्ट हमने क्यों पढ़ा, काहे पढ़ा सर जी? ये इसलिए जाना है, हमें समझना था कि 3 प्रकार के मसल के कार्य कैसे होते हैं। कौन सी मसल इच्छा से कार्य करती है और कौन सी मसल हमारी इच्छाओं के बगैर ही कार्य करती है। तो सिर्फ स्केलेटल मसल हमारे नियंत्रण में है जी, बाकी की जो स्मूथ मसल्स है और कार्डियक मसल है वो अपने आप चल पड़ रही है। प्रभु ने पूरा इंतजाम कर दिया, हमें निश्चिंत कर दिया। तू अंदर का मत सोच भैया, अंदर का प्रभु ने संभाल लिया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सर जी अभी तो आपने पढ़ाया है टाइप्स। सर जी वो टाइप्स जो थे ये मसल्स के थे, अभी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हमने जाना है ना, मसल के कार्य कॉन्ट्रैक्शन से होते हैं, यानी मसल के कार्यों को एक प्रकार हम जान रहे हैं जी। मसल के फंक्शन जो है, कार्य जो है, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। याद है ना कि भूल गए? एक बार रिवाइज कराओ, चलो एक सेंटेंस में रिवाइज करते हैं। हमने जाना था कि मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्स लगाती है, मतलब खुद कॉन्ट्रैक्ट होगी और उससे फोर्स जनरेट होगा, कार्य करती है। इसे हम मसल एक्शन कहते हैं, इसे हम मसल एक्शन कहते हैं। मसल के कार्य को आप मसल कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, मसल के कार्य को आप मसल एक्शन कह सकते हैं, मसल के कार्य को आप मसल फंक्शन कह सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन मसल के कार्य 2 प्रकार से होते हैं मुख्यतः। बड़ा इजी है और काफी इंटरेस्टिंग है, योग का भी एक एस्पेक्ट में यहाँ पर कवर कर लूंगा। ऑलराइट, 2 ही प्रकार है मेन, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। पहला है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जिसमें मूवमेंट होती है, ये है सारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट हो रही है ना? यस। जब भी मूवमेंट होती है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब भी मूवमेंट होती है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे जब भी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का साइज और शेप चेंज होता है। जब भी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का साइज और शेप चेंज होता है। इसे और टेबल फॉर्म में रिपीट करने वाले हैं, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर सुनिएगा, जैसे कि एक मूवी देख रहे हैं, है ना। लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा नोट से। ऑलराइट, तो फिर से एक बार एग्जांपल देखते हैं। अगर एक एक्टिविटी करते हैं, एक सिंपल सी एक्टिविटी है, अपनी फिस्ट जो है मुट्ठी बांध लीजिए अपने हाथ की। ओके, अपने हाथ की मुट्ठी बांधने के बाद हाथ को सीधा कीजिए, एल्बो से हैंड को स्ट्रेट कीजिए, और हैंड को स्ट्रेट करने के बाद आपका दूसरा हैंड जो है बाइसेप मसल पर रखिए। आपका दूसरा हाथ जो है ये बाइसेप मसल पर रखिए और धीरे धीरे हाथ को बेंड कीजिए। आपको आपके दूसरे हाथ में मूवमेंट महसूस होती है, मसल का शेप चेंज हो रहा है, ये आपको महसूस होता है। ये है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मूवमेंट भी होती है और मसल की साइज और शेप दोनों चेंज होता है। इसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। फिर से एक बार रिपीट करूं, यस। अभी आप इमेज में भी देख सकते हैं, वहां पर इमेज में दिखाया गया है कि वो हैंड जो है बेंड हो रहा है और स्ट्रेट हो रहा है, बेंड हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, बेंड हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? मसल की साइज और शेप चेंज हो रहा है, और इसे हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब टेंशन। इसमें टेंशन कांस्टेंट रहता है पर मसल का साइज और शेप चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको आगे बताएंगे टेबल फॉर्म में अच्छे से। दूसरा है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होती है। सर जी क्या बात करते हैं आप, सर जी आपने पहले बताया था कि
मूवमेंट काम है मसल का, और अभी आप कह रहे हैं कि ऐसी भी मूवमेंट है जिसमें, ऐसी भी कार्य है जो मसल करती है पर इसमें मूवमेंट नहीं होता। ऐसे कैसे कार्य है? तो पढ़ते हैं, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपने कोई वजन हाथ में उठाकर रखा है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई वाटर बॉटल हो सकती है या फिर डंबल हो सकता है, ऐसे हैंड में होल्ड करके रखते हैं और मूवमेंट नहीं करते हैं। तो होल्ड करना बिना मूवमेंट के, इसे कहा जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अभी आप अगर ऐसे 5-10 मिनट तक भी अपने हाथ को स्टेडी रखते हैं, बिना मूवमेंट करे रखते हैं, और दूसरा हाथ अपने बाइसेप मसल पर रखिए, उस मसल के साइज और शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा। चाहे आधे घंटे तक अगर रख सके तो रख सकते हैं, तो भी मसल के साइज और शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यह है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मसल का साइज और शेप नहीं चेंज होता है और मूवमेंट भी नहीं होती है, तो मसल का कार्य मूवमेंट करना भी है और बॉडी को स्टेबलाइज करना भी है। अलग अलग पोस्चर्स में बॉडी को स्थिर रखना भी है, होल्ड करना भी है, बॉडी पार्ट्स को भी होल्ड करना है अलग अलग पोस्चर्स में। अगर मैं ऐसे हैंड्स को ऊपर ले जाता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से धड़ाम से नीचे आ जाने चाहिए ना जी, लेकिन मसल इसे किसी भी स्टेज के ऊपर होल्ड करके रख सकती है, मसल इसे किसी भी स्टेप पर होल्ड करके रख सकती है। तो ये होल्ड करना भी मसल का काम है। तो ये जो होल्डिंग है इसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यस, पर मूवमेंट नहीं हो रही है, और ना ही मसल का साइज और शेप चेंज हो रहा है, चुपके से हो रहा है जी, चुपके हो रहा है जी कार्य। तो इसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। आइसो मीन्स सेम रहना, मेट्रिक मीन्स डायमेंशन साइज और शेप सेम रहना। तो जिस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान साइज और शेप मसल का सेम रहता है उसे हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। तो अभी रिवाइज करते हैं दोनों चीजों को, और भी रिवाइज करने वाले हैं, चिंता मत कीजिएगा। हमने दो बातें पढ़ी, एक पढ़ी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा पढ़ा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब हम मूवमेंट करते हैं तो यह होता है आइसोटोनिक एक्टिविटी, जब हम स्थिर रहते हैं तो वो होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट आइसोटोनिक, स्थिर आइसोमेट्रिक, मूवमेंट आइसोटोनिक, स्थिर आइसोमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए इमेज में दिखाया गया है, एक व्यक्ति बड़े शांति से बैठे हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं। आप भी उनको नमस्ते किए कर सकते हैं। यहां पर देखिए वो व्यक्ति स्थिर बैठे हैं, उसमें रेड कलर्स में थोड़ी मसल्स भी दिखाई है, हैंड्स की, पेट की वगैरह। तो यहां पर देखिए वो व्यक्ति इस पोस्चर में बैठे हैं, तो क्या वो खुद से ही बैठे ऑटोमेटिक? उनको हवा ने होल्ड करके रखा है? नहीं, उनकी मसल्स ने उनको उस पोजीशन में स्थिर रखने के लिए मदद की है। और ये है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जिसमें मसल का साइज शेप चेंज नहीं हो रहा है, ना ही मूवमेंट हो रही है, पर मसल ने धरे रखा है, होल्ड करके रखा है। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि उसी व्यक्ति ने वजन उठाया है ना, शायद आलू का बोरा होगा, तो वो वजन उठा के खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेडी है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, भारी वजन है, भारी भरकम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी इनकी मसल्स है, जिन सारी मसल्स ने इनको इस पोजीशन में होल्ड करने के लिए मदद किया है, वो सारी मसल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है, खाली स्थिर है ना, स्थिर है। तो स्थिर रहना मतलब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा मसल टोन। मसल टोन का मतलब क्या होता है? मसल टोन मतलब आप स्थिर है, मतलब कोई काम नहीं कर रहे और ना ही वजन उठा रहे, तो उस समय मसल में कितना टेंशन है उसे हम मसल टोन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मसल टोन कहते हैं। और दूसरा, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम मसल टेंशन कहते हैं, उसे हम मसल टेंशन कहते हैं। तो मसल में रेस्ट पोजीशन में जो फोर्स लगाती है तो उसे हम टोन कहते हैं, और कार्य करते वक्त जो मसल स्ट्रेस लगाती है या फिर जो भी फोर्स लगाती है तो उसे हम मसल टेंशन कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये था, बहुत बार कहते हैं ना मेरा मसल टोन लूज हो गया। आप देखेंगे कि 50 साल की उम्र के बाद, 50 ईयर्स के बाद, विमेन में ये मोस्टली आप देखेंगे मेनोपॉज के बाद मसल लूज हो जाती है,
मसल लूज हो जाती है ना, तो मसल जब लूज हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि मसल टोन लॉस हो रहा है। इवन आप देख सकते हैं रिंकल्स वगैरह आते हैं तो उसमें भी क्या होता है, मसल टोन, है ना, मसल टोन कम होता है। मसल टोन मतलब रेस्टिंग पोजीशन में मसल्स कितने फोर्स लगा पा रही है या कितने टाइट है, वेरी सिंपल। तो थोड़ा सा अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं शक्ति के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाकर, तो मसल की जो टोन है वो अच्छे से मेंटेन की जा सकती है, जो आपको यंग दिखने में मदद करता है। और राइट, तो ये था आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। एक बार और रिवाइज करते हैं, है ना, रिवाइज के बिना कोई मजा नहीं। हमने क्या जाना, हमने दो बातें जानी। हमने ये जाना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल के कार्य, फंक्शन, एक्शन के दो प्रकार होते हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक। जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो वो होता है आइसोटोनिक, और जब हम स्थिर हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, तो वो होता है आइसोमेट्रिक, तो वो होता है आइसोमेट्रिक। आगे देखिए एक बड़ा सुंदर सा टेबल, ये मेरे ही बुक से मैंने लिया है, जो हमारा एनाटॉमी का बुक है। यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों ही मूवमेंट का, काफी इंटरेस्टिंग है। पहला देखिए टेबल है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का, है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आइसोमेट्रिक है, राइट साइड में आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। आइसोमेट्रिक में आपको पता है लेंथ एंड शेप ऑफ मसल डू नॉट चेंज, मतलब मसल का साइज और शेप चेंज नहीं होता है। और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि मसल जो है अपना साइज चेंज करती है। दूसरा डिफरेंस है इसमें, आइसोमेट्रिक में कोई मूवमेंट नहीं होती और आइसोटोनिक में मूवमेंट होती है। आइसोमेट्रिक में टेंशन बढ़ता जाता है और आइसोटोनिक में टेंशन कांस्टेंट रहता है। ये क्या टेंशन की बला है सर जी, इतना क्या है, इजीली समझाते हैं जी। आप कोई डंबल लीजिए, वजन लीजिए कोई 1-2 किलोग्राम का, और उसे एक हाथ में होल्ड कीजिए, मूवमेंट मत कीजिए, फ्लेक्स एक्सटेंड नहीं करना है आपको, बिल्कुल स्थिर रखना है। देखिए कितनी देर तक स्थिर रख पाते हैं। धीरे धीरे वो 1 किलोग्राम का डंबल आपको 2 का हो जाएगा, 5 का, ऐसा लगेगा अभी 10 किलोग्राम का है, अभी लगेगा बाद में आपको 5 मिनट बाद लगेगा कि भैया आपके हाथी बैठ चुका है आपके हाथ में, हाथ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे टेंशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेंशन बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जिसमें मूवमेंट आप नहीं करते, सिर्फ होल्ड करके रखते हैं। तो होल्ड जितनी देर तक करते रहेंगे उतनी देर तक टेंशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, ग्राफ ऊंचा जाता जाएगा। और आप उसी डंबल को लीजिए और ऐसे मूवमेंट कीजिए, फ्लेक्स एक्सटेंड, फ्लेक्स एक्सटेंड, फ्लेक्स एक्सटेंड, डंबल्स की मूवमेंट करते जाइए। आप एक हद तक आपका थोड़ा बहुत टेंशन बढ़ेगा, उसके बाद टेंशन कांस्टेंट रहता है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ हम तो और आधे घंटे तक कर सकते हैं, है ना। तो अभी यहां पर ये जो डिफरेंस है ये है टेंशन का। आइसोटोनिक यानी जब आप मूवमेंट करते हैं तो पहले थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है, फिर टेंशन कांस्टेंट रहता है, फिर टेंशन कांस्टेंट रहता है। इसीलिए अगर आप हाथ में डंबल को 2 मिनट होल्ड कर सकते हैं तो आप मूवमेंट लगभग 5 से 10 मिनट तक इजीली कर पाते हैं, है ना। लेकिन 2 मिनट बहुत ज़्यादा समय होता है किसी डंबल को, 1 किलोग्राम का हो या 500 ग्राम्स का हो, हाथ में होल्ड करके रखना, कुछ सेकंड्स के लिए भी होल्ड करके रखना। आप ट्राई कीजिए कितना कठिन होता है। एक वाटर बॉटल लीजिए, पानी भर लीजिए बॉटल में और होल्ड करके देखिए स्थिर कितनी देर तक रख पाते हैं, और उसी बॉटल से फिर आप फ्लेक्स एक्सटेंड कीजिए और फिर देखिए कितनी देर तक रख पाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं जी, जो सभी ने देखा है। अगर आपको वॉक करना है, सिंपल नॉर्मल वॉक करना है, तो आप इजीली 30 मिनट्स 45 मिनट्स तक वॉक कर लेंगे, है ना, बिना थके हुए। अगर आपने कोई प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं की है तो 30 to 45 मिनट्स आप वॉक करते रह सकते हैं, है ना, कुछ किलोमीटर्स आप जाएंगे। लेकिन अगर आपको वही कहा जाए कि एक जगह पर बिना हिले स्थिर रहो, रह पाएंगे? अरे भगवान की 10 मिनट भी रहे एक जगह पर बिना पैर को हिलाए तो काफी मुश्किल हो जाता है ना, पैर में दर्द करने लग जाता है। 15 मिनट में ही ऐसा लगेगा कि अभी बैठ जाए। तो ये डिफरेंस किसका है? जब हम मूवमेंट करते हैं तो टेंशन कांस्टेंट रहता है, जब आप स्थिर रहते हैं, होल्ड करते हैं, तो टेंशन बढ़ता जाता है, तो टेंशन बढ़ता जाता है। ऑलराइट, यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट।
ये बड़ा, अभी देखिए जो हम आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक को समझ रहे हैं योगिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अंत में उस पर ही आऊँगा और हम इन डेप्थ जा रहे हैं, आगे आगे और इन डेप्थ जा रहे हैं। अगर आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ एंजॉय टाइप कीजिए। आपको भी पता है कि जो आप लिखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, वैसे ही ऊर्जा शरीर में आ जाती है। तो अगर आप एंजॉय टाइप करेंगे तो वैसे ही ऊर्जा आपके शरीर में आने लगेगी और आप ज़रूर एंजॉय करेंगे, है ना। नहीं तो फिर उबासी आएगी, नींद आएगी, साइड में जो व्हीकल जा रहे हैं वो डिस्टर्ब करेगी, इधर का आवाज़ डिस्टर्ब करेगा। लेकिन मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया है। और राइट, लेस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब जिसमें आप स्थिर रहते हैं, इसमें कम ऊर्जा लगती है। भले ही दर्द हो, टेंशन बढ़े, पर ऊर्जा कम लगती है। और जहां पर आप मूवमेंट करते हैं ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा यानी ऑक्सीजन। ऊर्जा बनती कहां से? एनर्जी बनती कहां से? एनर्जी प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज से। एनर्जी प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज से। ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही मतलब ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, है ना, थकान जल्दी होगी। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं कि जब आप स्थिर रहते हैं यानी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि ज्यादा ऊर्जा खपत नहीं होती। और जब आप मूवमेंट करते हैं तो एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, इसी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेस रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। अगर आप एक जगह पर स्थिर बैठते हैं तो आपका स्वेटिंग कम होगा, एनर्जी आपके बॉडी से जो हीट एनर्जी है कम बाहर निकलेगी। लेकिन जब आप मूवमेंट करते हैं तो ज्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग ज्यादा होती है, हीट ज्यादा बॉडी से बाहर निकलती है। बॉडी से हीट ज्यादा निकलती है ना बाहर। समझ में आया कि जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, स्थिर रहने वाली एक्टिविटी है, वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, एनर्जी बचा कर रखती है। और जो मूवमेंट वाली एक्टिविटीज होती है, इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, ज्यादा एनर्जी शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई आसन में होल्ड करते हैं, स्थिर रहते हैं, तो वो होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या होता है जी? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, स्थिर है ना। और जब भी आप मूवमेंट करते हैं, कोई भी मूवमेंट, वॉकिंग, रनिंग, एक आसन से दूसरे आसन में जाना, ये होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक मतलब जिसमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट। तो अभी आप दोनों का डिफरेंस समझ गए। यहां से आपको समझ में आएगा कि किस व्यक्ति को हमें क्या देना चाहिए। मैं आपको फिर से समझाता हूं, उदाहरण देकर समझाता हूं। पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि योगासन और जिम वर्कआउट में क्या डिफरेंस है। योगासन का उद्देश्य क्या होता है? स्थिर सुखम आसनम। सिंपल सी बात है। अगर आप किसी आसन में स्थिर बैठे हैं तो आपकी ऊर्जा की खपत कम होगी किसी भी आसन में, और आपकी एनर्जी बची रहेगी। दूसरा, अगर आप कोई वर्कआउट करते हैं, चाहे जिम वर्कआउट हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, स्किपिंग हो, तो आपकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। इसी कारण से जितना आप मूवमेंट वाली एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी एक्टिविटी, चाहे जिम का हो, डांसिंग हो, स्कीपिंग हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, स्टेयर क्लाइंबिंग हो, उसमें वो करने के बाद आपको थकान महसूस होती है, दिन भर नींद मतलब मूड जो है ऐसा लगता है सोना है, या फिर आपकी नींद आपको ज्यादा लेनी पड़ती है और ज्यादा न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, ज्यादा खाना पड़ता है। सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास करने के बाद क्या होता है? और ऊर्जा लगती है और फ्रेश लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा, जो एक्टिविटी आपने की, उसमें बची रही, कंजर्व हुई, है ना। बॉडी ओपन भी हुई, अच्छा वर्कआउट भी हुआ और आपकी एनर्जी बची रही। वेरी सिंपल। तो यहां पर आपके मन में आ सकता है कि सर जी आप ये कहना चाहते हैं कि मूवमेंट वाली एक्टिविटीज सही नहीं है और ये अच्छी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा। दोनों ही एक्टिविटीज का बैलेंस होना आवश्यक होता है। दोनों ही एक्टिविटीज का बैलेंस होना आवश्यक होता है। जिन लोगों का वजन कम है उनको आसन, योगासन करना, वो भी धीरे धीरे करना, वो ज्यादा बेटर रहता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, जिनको वजन कम करना है, उनको अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते हुए मूवमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, मूवमेंट ज्यादा करनी है। एक उदाहरण लेते हैं सूर्य नमस्कार का।
सन सैल्यूटेशंस, सूर्य नमस्कार, ये काफी जादुई मैजिकल चीज है, आप सभी लोग जानते हैं। सूर्य नमस्कार जिन लोगों को वजन बढ़ाना है उन्होंने बिल्कुल धीरे धीरे करने चाहिए, और जिन लोगों को वजन घटाना है, देखिए मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ इतना फास्ट सूर्य नमस्कार करते हैं, डे 1 से गलत है, इंजरी हो जाती है। और कितने सारे मेरे स्टूडेंट ही मेरे पेशेंट्स हैं जिनको सूर्य नमस्कार करते वक्त इंजरीज हुई है, नी इंजरी या लिगामेंट टियर वगैरह, पढ़ेंगे आगे हम उसके बारे में भी। ऐसी गलती मत करना, अपनी क्षमता के अनुसार प्लीज कीजिएगा। तो जो व्यक्ति को वजन घटाना है वो सूर्य नमस्कार पहले धीरे धीरे करे, फिर अपनी गति बढ़ाए, क्षमता के अनुसार गति बढ़ाए, तो उनका स्वेटिंग होगा, फैट बर्न करने में मदद होगी। समझ में आए दोनों चीजों में डिफरेंस क्या होता है? यस। अभी जो व्यक्ति स्ट्रेस में है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित है, उसको गलती से भी ज्यादा फास्ट वर्कआउट नहीं करवाना है, क्योंकि स्ट्रेस में जो व्यक्ति होता है उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इसीलिए उनको स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे सांस के साथ एक्टिविटी कीजिए और फिर देखिए परिणाम, मैजिक देखिएगा फिर। ऑलराइट, तो ये था और दोनों चीजों में डिफरेंस। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इसमें बहुत सी अन्य चीजें भी हैं, अभी समय की कमी है, लेकिन कभी समय मिले तो मैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं जरूर इसके ऊपर इन डेप्थ मस्कुलर सिस्टम के ऊपर इन डेप्थ और भी सेशन हम कर सकते हैं। मस्कुलर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 3 से 4 दिन लग सकते हैं इसको कवर करने के लिए, लेकिन हमारे पास आज 1 दिन है। तो इसमें क्या है ना, आगे ये भी टॉपिक है, जैसे मसल फटीग क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, मसल फाइबर्स क्या होते हैं, वाइट मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर्स क्या होते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसमें योगिक पर्सपेक्टिव भी काफ़ी आ जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सारा खेल आपके इंटरेस्ट का है। मैं एक फॉर्म आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, उस फॉर्म को अगर आपने फिलअप नहीं किया तो फिलअप कर लीजिएगा। काफ़ी लोगों ने फिलअप कर लिया है, आई थिंक 700-800 लोगों ने फिलअप कर लिया है। उसमें मैंने ये पूछा है कि आप आगे मुझसे क्या सेशन चाहेंगे, कौन सी टॉपिक मुझसे सीखना चाहेंगे, तो वहाँ से मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, अगला टॉपिक क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ है। तो वो फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद होती है अगले सेशन प्लान करने के लिए। ऑलराइट, तो ये था आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। आशा करता हूं यहां तक आपको आइडिया आ गई होगी कि क्या होता है आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स। ये आपके लिए एक बोनस टॉपिक की तरह है। लिगामेंट्स क्या होता है? एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। सपोर्टिंग मतलब मसल्स तो सपोर्ट करती ही है, लेकिन लिगामेंट्स भी करते हैं। लिगामेंट्स वो जॉइंट्स को स्टेबल रखते हैं। फाइबर्स होते हैं, धागे, रेशे, रस्सियां जो जॉइंट्स को बांधे रखती है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। साधारण भाषा में कहे तो जो 2 हड्डियों को जोड़ के रखता है उसे लिगामेंट कहते हैं। एक बार मेरे साथ कहिए, जो 2 बोन्स को कनेक्ट करता है उसे लिगामेंट कहते हैं। जो 2 बोन्स को कनेक्ट करके रखता है उसे लिगामेंट कहते हैं। बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट होता है। सिंपल है। लिगामेंट भी मसल की तरह फाइबर्स से बने होते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं काफी लिगामेंट दिखाई दे गए। पहली जो आपकी स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही है, हाँ लेफ्ट साइड में जो इमेज दिखाई दे रही है वो नी जॉइंट है ना, आपका घुटना है, नी जॉइंट है। नी जॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है 2 बोन्स एक दूसरे से जो कनेक्टेड है वो लिगामेंट्स है। और जो उसके साइड में इमेज है वो शोल्डर जॉइंट है, वहां पर भी इमेजेस है लिगामेंट की, है ना, जो कनेक्शन फॉर्म करता है, बोन्स को एक दूसरे से ज्वाइन करके रखता है और फिक्स रखता है, स्टेबल रखता है जॉइंट को, वो लिगामेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद है टेंडॉन्स। टेंडॉन्स क्या होते हैं? टेंडॉन्स जो है ये मसल टू बोन कनेक्शन फॉर्म करते हैं। एक्चुअली ये मसल का ही पार्ट होते हैं। टेंडॉन्स जो है ये मसल का ही पार्ट होते हैं जो फिर आगे जाकर बोन से कनेक्ट होते हैं। कोई भी मसल जो है हमारे बॉडी में, स्केलेटल मसल, ये हड्डियों से कनेक्टेड है, हड्डियों से जुड़ी रहती है, बोन से कनेक्टेड रहती है। तो जो मसल है उसका जो अंतिम भाग है वो टेंडॉन होता है। मसल का जो अंतिम भाग है, एंड है, वो टेंडॉन होता है जो बोन से कनेक्ट रहता है। तो साधारण भाषा में कहे तो लिगामेंट बोन टू बोन ज्वाइन करते हैं, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से ज्वाइन करते हैं, और टेंडॉन जो है ये मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। टेंडॉन जो है ये मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। टेंडॉन जो है ये मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। सिंपल है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं, पहला नी जॉइंट का दिखाया गया है, वहां पर आप देख सकते हैं टेंडॉन सबसे ऊपर, लिगामेंट का भी वहां पर पिक्चर है ना। उसी इमेज में देखिए, पहली इमेज में आपकी स्क्रीन पर
लेफ्ट साइड में नी जॉइंट का दिखाया गया ना, उसी के साइड में देखिए काफ मसल है, काफ मसल की उसी का नीचे एक्सटेंशन टेंडॉन है ना, और वो आपके नीचे बोन से कनेक्टेड है ना, हील में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। स्प्रेन एंड स्ट्रेन, सर जी एक ही शब्द को बार बार लिखे हैं आपने, डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक है स्प्रेन SPRAIN और दूसरा है स्ट्रेन STRAIN। क्या होता है स्प्रेन और स्ट्रेन? हमें तो लगता है कि एक ही होता है। कभी हमारा मन किया तो हम स्ट्रेन कहते हैं, कभी मन में आया तो स्प्रेन कहते हैं। जैसे राम और श्याम वैसे स्प्रेन और स्ट्रेन, ऐसे हम समझते हैं। देखिए बड़ा डिफरेंस है इसमें। स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन यानी लिगामेंट टियर। जब भी किसी लिगामेंट में ओवर स्ट्रेचिंग होती है, तनाव आता है या टियर फट जाता है, तो उसे हम स्प्रेन SPRAIN स्प्रेन कहते हैं। मुझे स्प्रेन आ गया। स्प्रेन कहाँ आएगा? जॉइंट में आएगा। क्यों जॉइंट में ही आएगा? क्योंकि लिगामेंट जॉइंट में ही होते हैं। स्प्रेन कहाँ आता है? जॉइंट में आता है। क्यों जॉइंट में आता है? क्योंकि लिगामेंट टियर है स्प्रेन मतलब, और लिगामेंट जॉइंट में होते हैं क्योंकि वो दो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं। दो हड्डियां कहाँ मिलती है? जॉइंट में मिलती है। समझ में आया आपको? स्प्रेन का सबसे कॉमन साइट है हमारा एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट जो है, जिसे टखना कहते हैं हिंदी में, आप समझ सकते हैं, इमेज में भी दिखाया गया है। कभी कभार ऐसी मोच आ जाती है पैर में, पैर ऐसे गिर जाता है, कोई बीच में पत्थर आ गया या फिर गड्ढा आ गया, तो इस तरह से पैर में मोच आ जाती है। तो वहाँ के जो लिगामेंट्स है जो हमारे हील में, जो हमारे एंकल में दो हड्डियों को जोड़े रखते हैं, तो उसमें टियर आ जाता है या फिर ओवर स्ट्रेचिंग होती है। काफ़ी पेनफुल होता है और बहुत टाइम लेता है ठीक होने के लिए। स्प्रेन जो है काफ़ी टाइम लेता है ठीक होने के लिए। आपको भी पता है जब पैर में मोच आ जाती है तो कितना समय लगता है ठीक होने के लिए। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लिगामेंट टियर जो है ये सबसे रिस्की बात होती है। लिगामेंट टियर कभी भी नहीं होना चाहिए। योग इंजरी में अगर मसल टियर होता है या टेंडॉन टियर होता है, हील हो जाता है, लिगामेंट टियर बहुत टाइम लेता है या मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होता नहीं है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, स्पोर्ट्समैन एथलीट्स, इनको सबसे बड़ा डर जो दुनिया में होता है वो होता है लिगामेंट टियर का, क्योंकि जब उनके लिगामेंट टियर हो जाता है करियर खत्म हो जाता है। बहुत बार आपने एक्सीडेंट के बारे में भी सुना होगा आपके आसपास के किसी व्यक्ति को कि वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया और नी में, घुटनों में जो लिगामेंट्स होते हैं उसका टियर हो गया, तो उनको फिर मेटल प्लेट्स वहाँ पर डालनी होती है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि हड्डियों का जुड़ना आसान है, मसल का जुड़ना आसान है, लिगामेंट का जुड़ना कठिन है, क्योंकि इनमें ब्लड सप्लाई कम होता है। ब्लड सप्लाई इनमें कम होता है, इसीलिए लिगामेंट इजीली जुड़ते नहीं हैं। जितनी उम्र ज़्यादा होती रहेगी लिगामेंट के जुड़ना उतना ही कठिन होता जाएगा या फिर नहीं भी जुड़ेंगे। ज़्यादा ही टियर है, लिगामेंट टियर है, तो फिर तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो योग करते वक्त ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कोई भी पैर में या फिर किसी अन्य जॉइंट में मोच ना आए या इंजरी ना हो, क्योंकि लिगामेंट अगर टियर होता है तो रिस्की है जी, रिस्की है। ऑलराइट, तो ये था स्प्रेन के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। याद है आपको स्प्रेन होने का सबसे कॉमन साइट कौन सा है? एंकल जॉइंट। सबसे ज्यादा एंकल जॉइंट में स्प्रेन आता है। उसके बाद है स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन इस वर्ड में टी है और टेंडॉन में भी क्या है? टी है। तो स्ट्रेन क्या होता है? टेंडॉन टियर। जब भी टेंडॉन का ओवर स्ट्रेचिंग होता है, टेंडॉन का टियर होता है या मसल टियर, मसल हो या टेंडॉन, उसका टियर होता है, ओवर स्ट्रेचिंग होता है, तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं, STRAIN। अगर झटके से खींचा गया, एकदम जोर से पुल किया गया, तो स्ट्रेन आता है। तो कभी कभार अगर आप योग करते वक्त ज़्यादा दबाव देते हैं बॉडी के किसी पार्ट पर, या दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर आकर बैठ जाता है, पैर से किसी अन्य चीज़ से दबाव देता है, तो स्ट्रेन होने की संभावना रहती है, जिसे योग, अगेन वो योगिक इंजरी है। काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे स्ट्रेन के, तो मतलब किसी की मसल जो है ये फट गई या टेंडॉन टियर हो गया, कट हो गया, तो वो है स्ट्रेन। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मसल टियर यानी स्ट्रेन होता है। और मसल टियर होने का सबसे कॉमन साइट कौन सा है पता है आपको? लोअर बैक। लोअर बैक और थाइज में हैमस्ट्रिंग मसल, मतलब आपके पैर के पीछे, पढ़ेंगे हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में इसी सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो थाइज के पीछे सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है, यानी मसल या टेंडॉन में वहां पर सबसे ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग होता है, या फिर लोअर बैक में। ये कैसे होता है सर जी? मोस्टली वो ओबेज लोगों में होता है, जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर वो झटके से आगे झुकते हैं
फॉरवर्ड बेंड झटके से करते हैं तो उनका लोअर बैक में या फिर नीचे झुकते हैं तो उनके थाइज में स्ट्रेन आने की संभावना रहती है, एकदम से खिंचाव आ जाना। और मोस्टली ये ओबीस पर्सन में, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उनमें होता है। आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या होता है स्प्रेन और स्ट्रेन। यहाँ पर इमेज में भी दिखाया गया है, देखिए स्ट्रेन और स्प्रेन, है ना। पहली इमेज में देखिए आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में जो पैर दिखाया गया है वहां पर मसल का चित्र भी है, तो वो टेंडन या मसल में टियर आ जाता है तो वो स्ट्रेन है। और लिगामेंट जो बोन्स को, एंकल में छोटे छोटे बोन्स को जोड़े हुए जो फाइबर्स है उसे लिगामेंट कहते हैं, उसका टियर होता है तो उसे हम स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन इंजरी काफी दर्दनाक होती है, स्वेलिंग आती है, रेडनेस होता है, पेन भी काफी होता है और काफी दिनों तक होता है। स्प्रेन में जो पेन है काफी दिनों तक होता है। क्या करना चाहिए अगर स्प्रेन और स्ट्रेन ना हो? इसलिए जब भी आप योग अभ्यास करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो आपको पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, थोड़ा वार्म अप करना चाहिए ताकि इंजरी से आप बच सकें। जॉइंट ओपनिंग, सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप करना चाहिए। इससे स्प्रेन और स्ट्रेन, ये यौगिक इंजरी होने से हम बच सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी समय आ चुका है हमारे आखिरी पड़ाव के ऊपर। आखिरी पड़ाव है हमारा मसल्स के बारे में जानना। कौन सी मसल्स के बारे में? 3 इंपॉर्टेंट मसल्स के बारे में जानेंगे। वैसे सारी इंपॉर्टेंट मसल्स है जी, लेकिन जिसका बार बार जिक्र होता है वैसे मसल्स के बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले देखिए डेल्टॉइड मसल, ये बटरफ्लाई शेप मसल होती है, बटरफ्लाई के विंग्स की तरह आपके शोल्डर पर ये मसल होती है। आप इमेज में देख सकते हैं, शोल्डर पर ये मसल है, डेल्टॉइड मसल, उसका शेप ही डेल्टॉइड है तो इसीलिए डेल्टॉइड मसल कहा जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग मसल है, शोल्डर की मसल है। और मसल का एक्शन यानी मसल का कार्य क्या है ये भी हम जानेंगे। तो क्या है इसका कार्य? आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं, एब्डक्शन ऑफ शोल्डर। एब्डक्शन, सर जी ये कौन सा अजीब सा शब्द है? एब्डक्शन यानी हाथ को आपके बॉडी से दूर ले जाना, साइड वाइज। आप इमेज में देख सकते हैं, हैंड जो है ये बॉडी की सेंट्रल लाइन से दूर जा रहा है, तो ये है इसका कार्य। जब डेल्टॉइड मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपका हाथ जो है, हैंड जो है, शोल्डर से, कहां से? शोल्डर से आपके बॉडी से दूर जाता है। समझ में आया? यस। तो ये है आपका डेल्टॉइड मसल। मुझे कोई एक आसन का नाम बताइए जिसमें डेल्टॉइड मसल का ये कार्य होता है। किसी एक आसन का नाम लिखिए, आप कमेंट्स में लिखिए। कैसे जाने सर जी? सिंपल सा है, ये जानिए कि कौन से आसन में हैंड की मूवमेंट आपकी साइड वाइज दूर हो जाती है। सिंपल, उस आसन का नाम याद कीजिए जिसमें आपके हैंड्स शोल्डर जॉइंट से साइड वाइज ऐसे फैल जाते हैं, दूर जाते हैं। कौन सा है आसन? किसी एक आसन का नाम लिखिए, एक से ज्यादा भी है तो लिखिए। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, गुड। लिखिए, दूर, साइड वाइज, साइड वाइज, सामने नहीं, सामने की ओर नहीं, साइड वाइज जानी चाहिए। इसे हम कहते हैं एब्डक्शन, ABD। उसके अपोजिट एडक्शन होता है। अगर आप इंटरेस्ट रहे तो ये पूरे मूवमेंट टर्मिनोलॉजी आपको जरूर समझाएंगे, एक सेशन उस पर भी रखेंगे। मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज, मूवमेंट टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है? एडक्शन, एब्डक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इन्वर्जन, इवर्जन, है ना, काफी वर्ड्स है। सर्कमडक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये सारे वर्ड्स के भी एक, क्योंकि योगा एनाटॉमी में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड्स, उस पर भी करेंगे सेशन। बस आप जुड़े रहिएगा। ऑलराइट, तो ये थे डेल्टॉइड मसल का कार्य। बड़ा आसान है और काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग मसल। हैम्स, है ना, अजीब सा शब्द है लेकिन इसका बार बार जिक्र होता है। हैमस्ट्रिंग मसल आपके थाइस के पीछे की ओर होती है। 3 मसल्स का ग्रुप है हैमस्ट्रिंग मसल। 3 मसल्स का ग्रुप है, 3 वर्टिकल मसल्स, दोनों थाइज में होती हैं और काफी स्ट्रॉन्ग मसल है, स्ट्रॉन्ग कार्य करती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट करती है। हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ होती है? थाइस के पीछे की ओर। हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ पर होती है? थाइस के पीछे की ओर। 3 मसल्स का ये ग्रुप है। इसका कार्य क्या है? नी फ्लेक्शन यानी घुटनों से पैर को बेंड करना, नी फ्लेक्शन यानी घुटनों से पैर को बेंड करना, और हिप जॉइंट से पैर को एक्सटेंड करना। मतलब जब आप पैर को हिप जॉइंट से पीछे की ओर ले जाते हैं तो वो होता है आपका हिप एक्सटेंशन। तो ये हैमस्ट्रिंग मसल का कार्य है। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि आपको अभी यहां से काफी क्लैरिटी नहीं आई होगी, पर चिंता नहीं, एकदम आसन के मदद से समझते हैं।
आप एक आसन को समझिए, जैसे है पद्मासन। पद्मासन में हमारे नी जॉइंट बेंड रहते हैं, फोल्डेड रहते हैं, तो यहां पर हैमस्ट्रिंग मसल का ये कार्य हुआ। पद्मासन जब आप लगाते हैं तब आपके घुटने नी जॉइंट फोल्डेड है, तो नी फ्लेक्शन हुआ, यानी हैमस्ट्रिंग मसल का कार्य हुआ। जब आप वज्रासन में बैठते हैं, जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपके नीज बेंड होते हैं, तो वो नी फ्लेक्शन हुआ, तो वो हैमस्ट्रिंग मसल का कार्य हुआ। ओके सर जी, ये तो समझ में आया कि नी फ्लेक्शन क्या होता है और हैमस्ट्रिंग मसल का वो कार्य है। अभी ये बताइए कि हिप एक्सटेंशन क्या है, हिप जॉइंट से एक्सटेंशन होना मतलब क्या है। अभी आइए भुजंगासन पर, मेरा फेवरेट आसन है भुजंगासन। भुजंगासन में जब आप होते हैं तो आप ये इमेजिन कीजिए, जो आपका हिप जॉइंट है, पेल्विक जॉइंट, हिप जॉइंट में आपका जो अपर बॉडी है और जो लोअर बॉडी यानी पैर है, इसमें एंगल जो है ये थोड़ा उल्टा बनता है, मतलब पैर आपके ऐसे पीछे की ओर होते हैं, तो वो होता है हिप एक्सटेंशन। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जब आप मार्च करते हैं लेफ्ट राइट, मांसपेशी होती है ना, लेफ्ट राइट, तो जब आपका पैर आगे की ओर आता है, फ्रंट में आता है हिप जॉइंट से, तो वो होता है हिप फ्लेक्शन। और जब आप पैर पीछे रहता है तो वो होता है हिप एक्सटेंशन। मुझे एक आसन का नाम बताइए जिसमें आपका हिप जॉइंट से एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब आपको समझ में आएगा कि हैमस्ट्रिंग मसल का कार्य आपके पैर को पीछे ले जाना भी है या फिर आपके अपर बॉडी को पीछे खींचना भी है। ठीक है, मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं जिसमें आपके हिप जॉइंट से एक्सटेंशन होता है। एक है भुजंगासन, दूसरा है उष्ट्रासन। कैमल पोज आप सभी को पता है ना कैमल पोज, यस। एक और आसन है वीरभद्रासन, वॉरियर पोज, जिसमें पीछे का पैर, जो पैर पीछे रहता है उसमें हिप जॉइंट से एक्सटेंशन रहता है, जो पीछे का पैर है उसमें हिप जॉइंट से एक्सटेंशन रहता है, उसमें हैमस्ट्रिंग मसल कार्य करती है। ठीक है, तो ये 2-3 उदाहरण है, बाकी के उदाहरण आप लिखिए, कमेंट्स में लिखिए कि कौन से आसन है जिसमें हैमस्ट्रिंग मसल का कार्य होता है। हैमस्ट्रिंग मसल का कार्य या तो वो नी जॉइंट को बेंड करेगी या फिर पैर को पीछे ले जाएगी, ठीक है, हिप जॉइंट से। ऑलराइट, नेक्स्ट मसल है हमारी क्वाड्रिसेप मसल। क्या होती है क्वाड्रिसेप मसल? क्वैड्स इसे कहते हैं, है ना, साधारण भाषा में इसे क्वैड्स कहा जाता है। क्वाड्रिसेप मसल थाइस के आगे की ओर एंटीरियर पोर्शन में क्वाड्रिसेप मसल होती है। बैक साइड में थाइस के पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं उसे, हैमस्ट्रिंग मसल होती है। थाइस के फ्रंट साइड में एंटीरियर पार्ट कहते हैं उसे, एंटीरियर मतलब आगे का, तो उसमें होती है क्वाड्रिसेप मसल यानी क्वैड्स। क्वाड्रिसेप मसल 4 मसल्स का ग्रुप है। क्वाड्रिसेप मसल 4 मसल्स का ग्रुप है। इमेज में आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिसेप मसल्स है, इसमें सारे क्वाड्रिसेप मसल के नाम भी है। इसको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना, क्योंकि आप मेन पार्ट भूल जाएंगे। एनाटॉमी का हमेशा एक रूल याद रखना, कभी भी एनाटॉमी में डीप नहीं जाना है। टर्म्स में एनाटॉमिकल कंसेप्ट पढ़िए, टर्मिनोलॉजी ज्यादा याद मत रखिए। टर्मिनोलॉजी यानी शब्द, अगर आप एनाटॉमी के शब्द याद रखने की कोशिश करते हैं तो कंसेप्ट भूल जाएंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट बस याद रखिए क्या होता है, शब्द भूल भी गए तो भी चलता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रिसेप मसल का एक्शन ये होता है नी एक्सटेंशन, घुटनों से पैर सीधा करना, और हिप फ्लेक्शन, हिप जॉइंट से पैर को आगे लाना। उदाहरण जानते हैं, जहां पर इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर जो चेयर में बैठे हैं लेडी, उनका पैर देखिए नी जॉइंट से स्ट्रेट है, तो इनका नी जॉइंट से एक्सटेंशन हो रहा है, यानी घुटना सीधा है, तो ये हैमस्ट्रिंग मसल ने किया है। हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो नी जॉइंट से पैर सीधा होता है। और दूसरा कार्य इसका ये देखिए हिप फ्लेक्शन, उसका पैर जो है देखिए, और अपर बॉडी में एक एंगल बना हुआ है, छोटा सा एंगल, है ना, तो जब आपका पैर ऊपर उठता है हिप जॉइंट से तो वो भी हिप फ्लेक्शन कहलाता है। हैमस्ट्रिंग का जो कार्य है उसके अपोजिट कार्य है क्वाड्रिसेप का। हैमस्ट्रिंग का जो कार्य है उसके अपोजिट कार्य है क्वाड्रिसेप का। हैमस्ट्रिंग ने क्या किया था, नी जॉइंट को बेंड किया था। हैमस्ट्रिंग ने क्या किया था, नी जॉइंट को बेंड किया था। हैमस्ट्रिंग ने क्या किया था, नी जॉइंट को बेंड किया था। क्वाड्रिसेप नी जॉइंट को स्ट्रेट करती है, क्वाड्रिसेप नी जॉइंट को स्ट्रेट करती है, अपोजिट हुआ ना। हैमस्ट्रिंग ने हिप जॉइंट से पैर को पीछे की ओर ले गया था, उसे हमने एक्सटेंशन कहा, और क्वाड्रिसेप पैर को हिप जॉइंट से आगे की ओर ले आती है,
उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। हिप जॉइंट से फ्लेक्शन होना। उदाहरण के लिए अगर हम पाद पश्चिमोत्तानासन करते हैं, पाद पश्चिमोत्तानासन में नी जॉइंट भी स्ट्रेट रहता है, एक्सटेंशन होता है, और हिप जॉइंट भी, मतलब पैर आपके आगे की ओर है ना, सामने की ओर है, तो वहां से भी फ्लेक्शन हो रहा है, तो वहां पर आपका क्वाड्रिसेप मसल कार्य कर रहा है। किसी एक आसन का नाम लिखिए जिसमें क्वाड्रिसेप मसल का कार्य होता है। या तो नी जॉइंट स्ट्रेट रहता है, या फिर हिप जॉइंट से फ्लेक्शन होता है, या फिर दोनों रहते हैं। ऐसे किसी एक आसन का नाम लिखिए। मैंने एक बता दिया आपको, पाद पश्चिमोत्तानासन। वेरी सिंपल। यस, आगे बढ़ते हैं। डाउनवर्ड डॉग पोज जो है, डाउनवर्ड डॉग पोज में भी ये दोनों चीजें होती है। नी जॉइंट स्ट्रेट रहता है और हिप जॉइंट से आपका बेंड होता है ना। आगे बढ़ते हैं जी। ये था आज के 3 मसल्स के बारे में। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े 3 मसल्स के बारे में, डेल्टॉइड, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप। डेल्टॉइड, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप। डेल्टॉइड हमारी शोल्डर की मसल है, हैंड्स को ऊपर ले जाने में साइडवेज मदद करती है। दूसरा है क्वाड्रिसेप मसल, तीसरा है हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग पीछे की ओर होती है थाइस के, क्वाड्रिसेप आगे की ओर होती है थाइस के। और इससे ज्यादा अगर हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, इसीलिए हमने 3 ही मसल्स के बारे में आज जाना। मसल कहाँ होती है और उसकी क्या एक्शन होती है, ये आज हमने जाना है। तो ये था हमारा बड़े टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हमने कहा मस्कुलर सिस्टम। मैं आप सभी लोगों से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने पूरा सेशन अटेंड किया, क्योंकि जब आप एजुकेट होते हैं तो आप आपके क्लाइंट्स को और ज्यादा अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस में इतना गजब का सुधार आता है, और उस कॉन्फिडेंस से सामने वाले व्यक्ति में भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका क्या इंटरेस्ट है मुझे बताते रहिए, वैसे ही सेशंस हम बनाते रहेंगे। और जो फॉर्म मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा उसको फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो 600-700 लोगों ने ऑलरेडी फिलअप किया है, जिससे मुझे समझ में आया कि अभी मुझे मस्कुलर सिस्टम पर सेशन लेना है। ये भी समझ में आया था उसी टॉपिक से कि प्रेगनेंसी पर सेशन लेना है, तो वो हमने किया। तो अभी आप उसमें लिखें तो मुझे ये समझ में आएगा कि अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं। सो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप यस टाइप कर सकते हैं। आपने ये सेशन अंत तक देखा, जुड़े रहे, और आपने आपके योग मित्रों को भी काफ़ी शेयर किया है, जिससे ये सेशन काफ़ी लोगों तक पहुंच पाया। इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और कुछ सीखना है, मुझसे कोई इंक्वायरी करनी है ज़रूर बताइएगा। और आपसे यही दरख्वास्त है, आप ग्रुप में जुड़े रहिए और कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि आप कनेक्टेड रहते हैं तो बहुत खुशी होती है। सो वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा